हम लोग आज जो चैप्टर 19 है 19 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि सेशन न्यायालय के समक्ष किस तरीके से प्रोसीडिंग कार्रवाई चलती है और क्या क्या उसमें हमें ध्यान देना है और किस स्थिति से हम सेशन कोर्ट के समक्ष किसी भी व्यक्ति का ट्रायल किस तरीके से कंडक्ट करेंगे। तो ये हमारा सेक्शन 248 ट्रायल टू बी कंडक्ट बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 248 धारा जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, वो ये बताती है कि जो ट्रायल है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इन एवरी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्ट बाय अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा ये कंडक्ट किया जाएगा। दूसरा ये बताते हैं कि ओपनिंग धारा 249 ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन कहते हैं व्हेन द एक्यूज्ड अपीयर और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट इन परस्यूएंस ऑफ कमिटमेंट ऑफ केस अंडर सेक्शन 232 232 के अंदर अगर कमिट होके आ गया है जो पहले 209 CRPC हुआ करता था और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, ये चीज़ जो है इसमें नई जोड़ी गई है जो पहले नहीं थी कि किसी भी अन्य मामले में भी कमिट होके आया, किसी और लॉ के अंतर्गत भी कमिट होके आया, वो भी यहाँ ट्रायल उसका हो सकेगा। द प्रोसिक्यूटर शैल ओपन his case by describing the charge brought against the accused and stating by what evidence he proposed to prove the guilty of the accused। बताया गया है कि जो अभियोजन है वो सारे चार्जों को, सारे आरोपों को एक्यूज के समक्ष स्टेटेड करेगा, बताएगा, वर्णित करेगा और बताएगा क्या 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 जो साक्ष्य हैं वो हम आपके विरुद्ध ला रहे हैं और आपको गिल्टी अभियुक्त को अभियोजित करने के लिए। तो अभी हमने इसमें जो चीज़ें देखी वो चेंज मेनली यही हुआ है कि पहले अंडर एनी अदर लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स पहले नहीं था, वो 249 में ऐड कर दिया। द सेक्शन 249 ऑफ BNS कोरेस्पोंडिंग सेक्शन 226 ऑफ CRPC हुआ करता था पहले। द स्कोप ऑफ दिस सेक्शन हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड कमिटमेंट ऑफ केस अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, क्योंकि इसका जो स्कोप है उसको बढ़ा दिया गया। जो पहले 226 था वो अब 249 है, इसके लिए विस्तारित कर दिया। और एक नया प्रोविज़न ऐड किया 250 डिस्चार्ज। कहते हैं सब क्लॉज 1 है द एक्यूज में प्रिफेयर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 232। कहने का मतलब ये है कि 232 के अंतर्गत जब केस कमिट होकर सेशन कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो गया, उस डेट से 60 दिनों के अंदर कोई भी व्यक्ति अभियुक्त जिसके खिलाफ केस लाया गया है वो अपना डिस्चार्ज एप्लीकेशन, कहने का मतलब उन्मोचन के लिए, अपने को डिस्चार्ज करने के लिए इस मुकदमे से एप्लीकेशन मूव कर सकता, प्रार्थना पत्र दे सकता है। ये प्रावधान पहले सेशन कोर्ट के समक्ष नहीं हुआ करता था। नाउ वी डिस्कस सब क्लॉज 2। इफ अपॉन द कंसिडरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड देयरविद एंड आफ्टर हियरिंग द सबमिशन ऑफ एक्यूज्ड एंड द प्रोसिक्यूशन इन दिस बिहाफ द जज कंसिडर दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एक्यूज, ही शैल डिस्चार्ज द एक्यूज and record his reason for so doing। कहने का मतलब ये कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति डिस्चार्ज एप्लीकेशन देगा तो न्यायालय के न्यायाधीश उन सारे मामलों को सुनेंगे और उनके सारे सबमिशन को देखेंगे और सबमिशन देखने के बाद में अगर कोई ही रीजनेबल ग्राउंड, सफिशेंट ग्राउंड नहीं मिलता उस व्यक्ति के विरुद्ध, एक्यूज के विरुद्ध, तो ऐसे कारण लिखते हुए वो उस अभियुक्त को उस अभियोजन से डिस्चार्ज कर सकते हैं और अपने डिस्चार्ज करने के कारण भी बताएंगे। लिखा ही शैल डिस्चार्ज द एक्यूज्ड एंड रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर सो डूइंग।
ऐसा करने के अपने कारण लिखेंगे। तो हमने अभी चर्चा की कि जो धारा 250 पहले हुआ ही नहीं करती थी, इसको सेशन कोड में नया जोड़ा गया है। सेक्शन 250 ऑफ BNS कोरस्पोंड टू सेक्शन 227 ऑफ CRPC। पहले ये 227 हुआ करता था, इसका सब क्लॉज 2 जो है। सबसेक्शन 1 of section 250 has been added. It provided time period of 60 days from the date of commitment of the case to the accused to prepare an application of discharge. उन्होंने कहा कि इसमें जो सब क्लॉज 1 है वो ऐड किया गया है। पहले जो 227 थी उसमें सब क्लॉज 2 में जो प्रोविज़न दे रखा है, जो बातें दे रखी हैं, बस उतना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। कि ये तो यही था कि अगर डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए गए हैं और सारी चीज़ें आई हुई हैं और उनमें लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो डिस्चार्ज करा जा सकता था, तब उस समय भी करा जा सकता, लेकिन उस समय न्यायालय की अपनी विवेक था और कोई एप्लीकेशन देने का ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं था ना। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज 251, आरोपों का विचरण, जैसे हिंदी में कहते हैं विरचित करना, आरोप विरचित करना। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज सब क्लॉज 1 कहता है इफ आफ्टर सच कंसिडरेशन एंड हियरिंग एज aforesaid the judge is the opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offense which, कहने का मतलब उन्होंने ये कहा कि सबमिशन के बाद अगर न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करने के पर्याप्त आधार हैं कि व्यक्ति के विरुद्ध अपराध मेड आउट होता है, बनता है, तब क्या करेगा बेंच। नंबर 1 इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन, ही में फ्रेम ए चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज एंड बाई ऑर्डर ट्रांसफर द केस फॉर ट्रायल ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड डायरेक्ट द एक्यूज टू अपीयर बिफोर द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट or judicial magistrate of first class on such date as he deemed fit and thereupon such। उन्होंने कहा कि अगर कंसीडर करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि ये जो मामला है वो एक्सक्लूसिवली सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, तो वो चार्ज फ्रेम करने के बाद में ही में फ्रेम ए चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लगाने के बाद में उस मामले के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी भी अदर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या फिर किसी और अपीयर करने के लिए उसको कहेगा, और जो भी टाइम, जो भी समय, जो भी दिनांक वह उचित समझे वो ऐसा उसमें कह सकता है। दैट इज़ द अबाउट ऑफ सब क्लॉज 1 के ए में जो बताया गया उसके बारे में हमने चर्चा की। नाउ मजिस्ट्रेट shall try the offense in accordance with the procedure for the trial of warrant case instituted on police report। तो मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों के लिए वारंट केस की तरह ट्रायल करेगा और उसको देखेगा। बी, तो ए में तो ये बताया कि अगर सेशन न्यायालय को ऐसा लगता है चार्ज फ्रेम होने के बाद में कि मामला हमारे द्वारा विचारणीय नहीं है, सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय नहीं है, तो ऐसी दशा में वह चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के लिए उस मामले को सुपुर्द करेगा और डेट निर्धारित कर देगा, और इस तरीके का मजिस्ट्रेट वारंट ट्रायल की तरह उसकी पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेते हुए आगे की कार्रवाई करेगा। अब बी क्या कहता है, इज एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाई द कोर्ट ही सेल्फ फ्रेम इन राइटिंग ए चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज। कहते हैं अगर मामला सेशन न्यायालय द्वारा ही विचारणीय है मुख्य रूप से एक्सक्लूसिवली, तो विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑन चार्ज, उन्होंने कहा कि आरोप विचारण की पहली तारीख के से 60 दिनों के अंदर अंदर चार्ज फ्रेम करना ही है। विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑन चार्ज, आरोप पर जो पहली तारीख लगी है उसके 60 दिनों के अंदर अंदर ऐसा करना ज़रूरी है, चार्ज फ्रेम करना ज़रूरी है। तो ये पहले नहीं हुआ करता था, इसको इनने क्या कर दिया, टाइमलाइन दे दी। सब क्लॉज 2 क्या कहता है, वेयर द जज फ्रेम एनी चार्ज अंडर क्लॉज वी ऑफ सबसेक्शन 1 द चार्ज शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज
present their physical through audio, video, electronic means, and the accused shall be asked whether he plead guilty of the offence charge or claim to be tried। उन्होंने कहा कि जब भी कोई न्यायाधीश चार्ज के लिए फ्रेम करेगा, जैसा सब क्लॉज बी में बताया गया है, तो ऐसे मामले में उसको पढ़ के सुनाया जाएगा, एक्सप्लेन करके सुनाया जाएगा, चाहे वो स्वयं प्रेजेंट हो फिजिकली रूप से या ऑडियो वीडियो के थ्रू या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसके लिए ऐसा बताया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि आप आरोपों को स्वीकार करते हैं या आप विचारणा चाहते हैं। तो इस तरीके से हमने 251 में जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बारे में उसमें डिस्कस करा। अब हम ये जानेंगे कि 251 में क्या क्या बदलाव हुए और क्या चीज़ें हैं, और ये पहले कौन सा हमारा सेक्शन हुआ करता था। सेक्शन 251 ऑफ बीएनएस कोरेस्पेंडिंग सेक्शन 228 ऑफ सीआरपीसी। पहले 228 ऑफ सीआरपीसी हुआ करता था फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज तो इसमें इन्होंने बताया कि अंडर सेक्शन 251 सब क्लॉज 1 और बी ए टाइम पीरियड ऑफ 60 days इज प्रोवाइडेड टू द कोर्ट टू फ्रेम चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑन चार्ज। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा नहीं था, अब इसमें क्या कर दिया कि 60 दिन निर्धारित कर दिए कि जिस दिन से पहली डेट पड़ी है चार्ज के आरोप के ऊपर, उसे 60 दिनों के अंदर अंदर आपको चार्ज फ्रेम करना ही होगा। दूसरा, अंडर सेक्शन 251 सब क्लॉज 2 the court is enabled to read and explain the charge accused person through audio video electronic। एक ये चीज़ भी इसमें ऐड कर दी कि अगर एक्यूज मुलजिम मौजूद नहीं है न्यायालय में तो उसको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी चार्ज रीड और एक्सप्लेन करके बता दिए जाएंगे। तो इस तरीके से अपने लोगों ने धारा 251 बीएनएस जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में सेशन कोर्ट की पावर जो है उसके बारे में डिस्कस करती है, जिसके 2 क्लॉज हैं। उन दोनों क्लॉजों में हमने बारी बारी से जाना कि 60 दिन फर्स्ट हियरिंग से जो टाइम पीरियड है वो दे रखा है। नाउ वी डिस्कस सेक्शन 252 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। यदि कोई अभियुक्त अगर गिल्टी प्लीड कर देता है, अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, जैसा कि चार्ज में ऊपर बताया कि उसको रीड करके बताओगे और उससे पूछोगे कि आप गिल्टी प्लीड करते हैं या आप विचारणा चाहते हैं। इफ़ द एक्यूज प्लीड गिल्टी द जज शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयरऑन। तो न्यायालय अपनी विवेकाधीन शक्ति के आधार पर उस व्यक्ति को दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है, कन्विक्ट कर सकता है, यदि वो प्लीड कर लेता है, अपनी गिल्टी को प्लीड कर लेता है, अर्थात अपने आरोप को स्वीकार कर लेता है। नाउ इन केस ऑफ क्लेम टू बी ट्राइड, अगर वो विचारणा चाहता है तो क्या होगा, तो धारा 253 इसके बारे में बताती है कि डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, तो फिर अभियोजन की तरफ से साक्ष्य के लिए डेट दी जाएगी। इफ़ द एक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड और डज नॉट प्लीड, अगर अभियुक्त अपनी गलती स्वीकार करने से मना कर देता है, इनकार कर देता है या गिल्टी को प्लीड नहीं करता और क्लेम टू बी ट्राइड और इज नॉट कन्विक्टेड अंडर एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन इशू एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। तो वो कहते हैं कि तब क्या होगा कि प्रोसिक्यूशन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन इशू एनी प्रोसेस ऑफ कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस। तो अगर अभियोजन की किसी भी प्रार्थना पत्र पर वो प्रोसेस इशू कर देगा विटनेस के लिए प्रस्तुत करने के लिए और प्रोडक्शन एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, कोई भी दस्तावेज या अन्य तरीके से, तो एक तरीके से विचारण प्रारंभ हो जाएगा। डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस दैट इज कॉल्ड 253 बीएनएस। नाउ एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, अभियोजन की तरफ से साक्ष्य 254 क्या कहता है, on the date suffix the judge shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution। अभियोजन के पक्ष में जो भी साक्ष्य लाए जाएंगे उन सारों का प्रोसीडिंग जज रिकॉर्ड करेगा। इसमें एक प्रोविजो है,
provided that the evidence of a witness under this subsections may be recorded by audio वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। अगर फिजिकली भी प्रेजेंट नहीं होता है तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत भी किसी का भी एविडेंस रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो ग्रीन पार्ट है वो नया है और न्यू है और ऐड किया गया है, जो पहले नहीं हुआ करता था। नाउ सब क्लॉज 2, द डिपोजिशन ऑफ एविडेंस ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट मे बी टेकन थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स। उन्होंने कहा कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और उसका हमें साक्ष्य ग्रहण लेना है तो हम उसके लिए ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक से ले सकते हैं। नाउ सब क्लॉज 3, द जज में in his discretion permit the cross examination of any witness to be deferred until any other witness or witness have been examined or recall any witness for further cross examination। उन्होंने कहा ये जज के ऊपर विवेक पर निर्भर करता है, भी किसी भी व्यक्ति से प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दे सकते हैं और किसी भी विटनेस के लिए एग्जामिन करने के लिए रिकॉल एनी विटनेस फॉर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन और पुनः परीक्षण के लिए भी बुला सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि जो धारा 254 है बीएनएस की, ये किस पुरानी धारा से कोरिलेट करती है और इसमें क्या न्यू एंट्री हुए। तो इन्होंने कहा कि सेक्शन 254 और बीएनएस ये पहले 231 सीआरपीसी हुआ करता था और इसका जो सबसेक्शन 2 है सेक्शन 254 और इसका जो प्रोविजो है 1 सेक्शन 254 हैव बीन एडेड, ये जो हैं दोनों नए ऐड किए गए हैं। दूसरा, द यूज ऑफ ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर डिपोजिशन ऑफ एविडेंस ऑफ विटनेस एंड पब्लिक सर्वेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड थ्रू द एबव मेंशन एडिशन। तो ये भी इसमें नया ऐड किया गया। इस तरीके से अब तक हमने इसमें ये जाना कि किस तरीके से फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगी, चार्ज फ्रेम होने पर अगर गिल्टी प्रूफ कर लेता है तो क्या प्रोसीजर होगा और गिल्टी प्रूफ नहीं करता है तो क्या प्रोसीजर होगा। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट 255 एक्विटल। इफ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द prosecution, examining the accused and hearing the prosecution and defense on the point the judge considered that there is no evidence that the accused committed the offense, the judge shall record on order of acquittal। अभियोजन साक्ष्यपूर्ण होने पर और दोनों पक्षों को सुनने पर अगर ऐसा प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति है जिसका ट्रायल चल रहा है उसने कोई अपराध घटित नहीं किया है तो जज ऐसे कारण लिखते हुए एक्विटल का अर्थात दोष मुक्ति का निर्णय दे सकेगा, ऑर्डर कर सकेगा, आदेश दे सकेगा। नाउ 256 एंटरिंग अपॉन डिफेंस वेयर द एक्यूज इज नॉट एक्यूटेड अंडर सेक्शन 255। अगर 255 जो पहले 232 हुआ करता था, he shall be called upon to enter his defense and adduce any evidence he may have in support thereof। तो वो क्या करेगा कि अपने के लिए सफाई साक्ष्य, जैसे आम भाषा में कहते हैं या कोर्ट की भाषा में कहते हैं, सफाई साक्ष्य के लिए बुलाएगा। कहेगा कि अगर डिफेंस चाहें, एक्यूज चाहें तो अपने मामले में कोई भी तथ्य प्रस्तुत कर सकता है, कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। सब क्लॉज 1 ये कहता है जो पहले अब जो 255 है इसमें पहले 232 हुआ करता था और तो ये चीज़ है। इफ़ द एक्यूज पुट इन एनी रिटन स्टेटमेंट द जज शैल फाइल इट विद द रिकॉर्ड। और अगर एक्यूज कोई अपना रिटन स्टेटमेंट देता है तो उसके लिए भी जज क्या करेगा, फाइल पर रिकॉर्ड के रूप में रखेगा। सब क्लॉज 3, if the accused apply for the issue of any process for compelling the attendance of any witness or production of any document or thing, the judge shall issue such process unless he consider for reason to be recorded that such application should be refused on the ground that is the made for the purpose of vexation or delay or defeating the end of justice। यदि अभियुक्त के द्वारा कोई भी
गवाह के लिए प्रस्तुत करने के लिए कोई एप्लीकेशन दी जाती है, मूव की जाती है, तो ऐसी एप्लीकेशन पर माननीय न्यायालय प्रोसेस को जारी करने के लिए आदेश कर सकता है और ऐसे रीजन लिखते हुए, बट डिनाई भी कर सकता है अगर उसको ऐसा प्रतीत होता है कि जो दी गई एप्लीकेशन वो डिले के टैक्टिक्स से दी गई है, सिर्फ न्याय की हानि हेतु दी गई है, तो उसको डिनाई भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने अभी तक जो पढ़ा सेशन ट्रायल में, तो 248 में सेशन ट्रायल शुरू होता है, प्रोसिक्यूटर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। 249 में केस को ओपन किया जाता है और उसके सामने सारा सब कुछ पढ़ के सुनाया जाता है। 250 में डिस्चार्ज की एप्लीकेशन अभियुक्त द्वारा मूव की जा सकती है और अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इसके खिलाफ तो डिस्चार्ज किया जाएगा, और ऐसा लगता है कि ग्राउंड है तो फिर आगे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज 251 में उनके लिए बुला लिया जाएगा। तो 248, 249, 250 में क्या है, 250 में है आपका डिस्चार्ज और 251 में है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, और 251 हो गया। आगे 252 जो है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, यदि किसी व्यक्ति ने गिल्टी अपने आप का आरोप को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो कन्विक्शन है। फिर अगर कन्विक्शन स्वीकार नहीं करता है, ट्रायल चाहता है, तो डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, तो अभियोजन की साक्ष्य के लिए तिथि निर्धारित होगी। फिर 254 में अभियोजन अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, चाहे वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग या किसी भी तरीके से कर सकता है। और 254 के बाद 255 में सारा सब कुछ देखने के बाद अगर न्यायालय ऐसा उचित समझता है कि एक्यूज के विरुद्ध कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ जिसे उसे इस अपराध में उसको कंसीडर किया जाए, तो वह ऐसा रिकॉर्ड करते हुए एक्विटल कर सकता है और अपने रीजन रिकॉर्ड कर सकता है। इन केस अगर उसको ऐसा लगता है कि हाँ पर्याप्त साक्ष्य हैं, तो फिर वो डिफेंस से उनकी तरफ से जो साक्ष्य हैं उसके लिए 256 में आमंत्रित कर सकता है, और डिफेंस जो है अपना रिटन स्टेटमेंट दे सकता है, गवाह प्रस्तुत कर सकता है, और सारी एप्लीकेशन देने के बाद में 257 में आर्गूमेंट्स बताया गया है कि किस तरीके से बहस होगी, किस तरीके से हम अपनी बात आफ्टर टेकिंग द एविडेंस बिफोर द कोर्ट ग्रांट परमिशन फॉर आर्गूमेंट। 257 when the examination of witness, if any, for the defense is complete, the prosecutor shall sum up his case and accused or his advocate shall be entitled to rely। जब सफाई साक्ष्य पूर्ण हो जाएगा तो ऐसी दशा में जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने पूरे मामले को समअप करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष अपना आर्गूमेंट बहस रखेगा, और उसके रिप्लाई में जो एक्यूज के एडवोकेट्स हैं वो उसका रिलाई देंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पॉइंट ऑफ लॉ इज रेज्ड बाय द एक्यूज और हिज एडवोकेट, द प्रोसिक्यूशन में विद द परमिशन ऑफ द जज मेक हिज सबमिशन विद रिगार्ड टू सच पॉइंट ऑफ लॉ। यदि अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा कोई पॉइंट ऑफ लॉ का मतलब है कि कोई आपने किसी का साइटेशन दिया है या कोई आपने रूलिंग दी है, तो उस रूलिंग का रिप्लाई माननीय न्यायालय की अनुमति से अभियोजन प्रोसिक्यूशन भी दे सकता है, उस पॉइंट ऑफ लॉ पे माननीय न्यायालय को असिस्ट कर सकता है। इस तरीके से 257 में बहस होने के बाद में 258 जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन आफ्टर हियरिंग, सब क्लॉज 1 ये कहता है कि आफ्टर हियरिंग द आर्गूमेंट एंड पॉइंट ऑफ लॉ इफ एनी द जज शैल गिव जजमेंट इन द केस। उन्होंने कहा कि न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के बाद में और पॉइंट ऑफ लॉ पे सुनने के बाद में अपना निर्णय देगा इन द केस एज सून एज पॉसिबल विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ आर्गूमेंट, which may extend to a period of 45 days for reason to be recorded in writing। 30 दिन के अंदर निर्णय देना होगा। फाइनल आर्गूमेंट के बाद में
और इन 30 दिनों को मैक्सिमम 45 डेज तक बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ाने के रीजन भी माननीय न्यायालय को रिकॉर्ड देने होंगे, रिकॉर्ड करने होंगे, लिखित में देने होंगे। इफ़ द एक्यूज कन्विक्टेड, सब क्लॉज 2 कहता है अगर अभियुक्त को दंडित किया जाता है, द जज शैल अनलेस प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 401। अगर उसको दंडित किया जाता है तो धारा 401 के अंतर्गत जो कार्रवाई है वो की जाएगी, और जो पहले 306 हुआ करती थी, हियर द एक्यूज ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, तो फिर उसके लिए क्या होगा, इस सजा के बिंदु पर सुना जाएगा। एंड देन द पास सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू द लॉ, और उसके बाद विधि के अनुसार उस पर दंडादेश दिया जाएगा। तो 401 की प्रोसीजर, 401 के अंतर्गत क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस दंड पर सुना जाएगा। द सेक्शन 258 BNS, जो पहले 235 CRPC और सब सेक्शन 1 ऑफ 258, द जजमेंट शैल बी गिवन विद इन 30 days, एक्शन टू 45 days, रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग फ्रॉम द डेट ऑफ कम्प्लीशन डॉक्यूमेंट। ये चीज़ क्या कर दी, इसमें ऐड कर दी, ये जोड़ दी। तो हमने इसको देखा। अब दूसरा 258 के बाद हम ये देखेंगे कि इसका प्रीवियस कन्विक्शन तो कोई नहीं बनता। इन केस वेयर ए प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 234, जो पहले 211 हुआ करता था, एंड द एक्यूज डज नॉट एडमिट दैट ही हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्ट एज एलाइज इन द चार्ज, द जज में आफ्टर he has convicted the said accused under section 252 और section 258 the take evidence in respect of alleged previous conviction shall record if finding thereof। अगर माननीय न्यायालय ने 252 और 258 के अंतर्गत कन्विक्शन कर चुके हैं, तो ऐसी दशा में हम एविडेंस लेंगे प्रीवियस कन्विक्शन के संबंध में, और उसकी जो फाइंडिंग होगी उसको रिकॉर्ड करते हुए निर्णय देंगे। प्रोवाइडेड दैट नो सच चार्ज शैल बी रीड आउट बाय द जज और नॉर शैल बी एक्यूज टू बी आस्क्ड प्लीड देयर टू, नॉर शैल द प्रीवियस कन्विक्शन वी रेफर टू बाय द प्रोसिक्यूशन और एनी एविडेंस एड्यूस्ड बाय इट अनलेस अंटिल द एक्यूज हैज़ बीन कन्विक्ट अंडर सेक्शन 252 और 258। उन्होंने कहा कि जब तक किसी भी व्यक्ति को 252 या 258 के अंतर्गत कन्विक्ट नहीं कर दिया गया है, तब तक आप ऐसा कारण नहीं दिखा सकते, नहीं शो कर सकते कि उसे प्रीवियस कन्विक्ट किया गया है। आगे 207 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और 260 जो है हमारा, वो कहता है प्रोसेस इन केस ऑफ इंस्टीट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 222, ए कोर्ट ऑफ सेशन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 202 222 shall try the case in accordance with the procedure of trial of warrant case instituted otherwise than a police report before the court of magistrate, provided that the person against whom the offence is alleged to have been committed shall, unless the court of session for reason to record it, otherwise direct to examine as a witness for the prosecution. Every trial under this section shall be held in camera if either party thereto desire, if the court think fit to do so. If any such case the court discharge or acquit all any of the accused in the opinion that there was no reasonable cause for making the accusation against them or any of them, it may be its order discharge of acquittal, direct the person against whom the offence was alleged to have been committed, other than a president or vice president or governor of a state or administrator of Union Territory, to show cause why he should not pay the compensation to such accused or to each or any such accused
when there are the more than one. The court shall record and consider any cause which may be shown by the person so directed, and if satisfied that there was no reasonable cause for making of accusation, it may for reason to be recorded, making an order for compensation to such amount of exceeding five, not exceeding 5,000 rupees, as it may determine, he paid by such person to be accused, or each or any of them. The compensation awarded under subsection 4 shall be recovered as it the fine imposed by magistrate. No person who has been directed to pay the compensation under section 4 shall reason for such order exempted from any civil or criminal liability in respect of complaint made under these sections. Provided that any amount paid to an accused person under this section shall be taken into account in awarding compensation to such person in any subsequent civil suit relating to the same matter. The person who has been ordered subsection 4 to pay compensation may appeal from the order insofar as related to payment of compensation to the High Court. When an order of payment of compensation to an accused person is made, the compensation shall not be paid to him before the period of allowed for the presentation of appeal has been lapsed, if an appeal is presented before the appeal has been decided. The section 260 of BNS correlate करता है 237 of CRPC. Marginal heading of the section has been revised and highlighted the revised sections number of BNS. The previous marginal head procedure in case instituted under section 299 subclass 2 has been changed. The procedure in case instituted under subsection 2 of section 200. तो जो हमने अभी डिस्कस किया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन पहले 225 से शुरू हुआ करता था, अब 248 से ट्रायल टू बी कंडक्ट बाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके बाद ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन 249, 250 डिस्चार्ज, 251 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, 252 कन्विक्शन ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी, 253 डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, 254 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, 255 एक्विटल, 256 एंटरिंग अपॉन डिफेंस, 257 आर्गूमेंट, 258 जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन, 259 प्रीवियस कन्विक्शन, 260 प्रोसीजर इन केस इंस्टीट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 202। इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया पूरा। सेशन ट्रायल किस तरीके से सत्र न्यायालय के पास किसी भी मामले को कंडक्ट किया जाता है, उसका ट्रायल किया जाता है। नाउ वी नेक्स्ट वी डिस्कस अगेन ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट इन नेक्स्ट लेक्चर। सो जय हिंद। आशा करता हूँ, जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी जानकारी जो मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है समझ में भी आ रही होगी, और आगे जो आने वाले एग्जामिनेशंस हैं APO, जुडिशरी और अन्य विधियों में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और इस लेक्चर में यदि आपको कहीं पर कोई समस्या आती है, कोई परेशानी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिखकर मुझे पोस्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे मेल एड्रेस पर भी आप क्वेश्चन को दे सकते हैं। मैं यथासंभव वो कोशिश करता हूँ कि आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान खोजा जाए और आपके लिए बेहतर समझ के साथ क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम को समझाया जाए। जय